जैसा पर रखा पॉइंट। यह है इंडिया का ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एग्जाम्स, जहां हम करते हैं एक कॉन्सेप्चुअल वे में बेहतरीन एग्जाम की तैयारी। आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारी सीरीज चल रही थी वैक्सीनेटर की पीवाईक्यू पेपर की, एपीएचआई के लिए, एपीएचआई और मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए, मलेरिया इंस्पेक्टर एंड अदर ऑल साइंटिस्ट इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए हमने पहली क्लास करवा दी है। उसमें 20 क्वेश्चन पूरे करवा दिए। हर डिसिप्लिन सेकंड हम करवाने वाले हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। फिर बच्ची 3 क्लास, मतलब 5 क्लासों में हम पूरे 100 क्वेश्चन करवा देंगे वैक्सीनेटर के, जो आपके आने वाले एग्जाम एपीएचआई मलेरिया इंस्पेक्टर सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की क्लास, सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है 365 डेज। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसके माध्यम से आप इस फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके फायदा उठा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। डिसिप्लिन सेकंड का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, पल्स पोलियो टीकाकरण में पल्स शब्द का कारण क्या है? टीकाकरण केवल वयस्कों को दिया जाता है, पल्स इंजेक्शन के माध्यम से टीकाकरण किया जाता है। एक ही दिन में अचानक और एक साथ बड़ी मात्रा में ओपीवी का प्रशासन, मतलब कि एक दिन में बहुत अधिक मात्रा में ओपीवी देना, मतलब ओरल, ठीक है। तो पूरे वर्ष लगातार टीकाकरण, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ही दिन में बहुत बड़ी मात्रा में ओपीवी देना, ठीक है। अब ये बता सकता है जो ओपीवी इंजेक्शन है उसका रूट क्या है और ये कौन सी वैक्सीन है, लाइव है या किल्ड है, कौन सी वैक्सीन है बताओ कमेंट बॉक्स में। ओपीवी लाइव वैक्सीन है, ठीक है। ओपीवी लाइव वैक्सीन है और ओपीवी अपना ओरल रूट से दी जाती है, ठीक है। और पोलियो वायरस का नाम क्या है तो बता सकता है कमेंट बॉक्स में। पोलियो वायरस का नाम क्या है बताओ कमेंट बॉक्स में, बताओ क्या है। इसको बोलते हैं अपन एंट्रोवायरस, एंट्रोवायरस, जो हाल ही में डीसीएसबी ने एशिया के एग्जाम में पूछा था कि पोलियो का वायरस का नाम क्या है 5 अक्टूबर को एनडीएमसीडी में, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और पल्स पोलियो की शुरुआत कब हुई थी भारत में बताओ, ये 1995 में, 1995 में, ठीक है। और भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में। ये हुआ था 2014 में, ठीक है। और एक किसकी संयुक्त स्कीम थी, WHO प्लस यूनिसेफ। अब कमेंट बॉक्स से बताना यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य जनित संक्रमण नहीं है, लिस्टेरियोसिस, साल्मोनेसिस, लीशमैनियासिस, सिंगेलिसिस, बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा लीशमैनियासिस, ठीक है। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ये बताओ जो अपना लिस्टोरिसिस है वह किसके माध्यम से फैलता है, इसके लक्षण क्या है, रोकथाम क्या है और इसका फैलने का रूट क्या है, बताओ कमेंट बॉक्स में। इसके इसका कारक जीव का नाम क्या है बताओ, इसका कारक जीव का नाम है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स, मोनोसाइटोजिन्स, ठीक है। और ये एक फूड बोर्न डिजीज है, ठीक है, फूड बोर्न डिजीज है, ठीक है। और ये ज़्यादातर किससे फैलता है, अपने अधपके मांस, अधपके मांस, ठीक है, सॉफ्ट चीज, ठीक है। साल्मोनेसिस किससे फैलता है, ये होता है सल्मोना टाइफी से, सल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। ये भी फूड बोर्न डिजीज है एक तरीके से। और ये किससे फैलता है, अपने दूषित पानी से, दूषित पानी से, ठीक है। दूषित पानी, अंडे से या चिकन से, मतलब जो भी दूषित चीज होती है ना उनसे सल्मोना टाइफी फैलता है, मतलब जिससे टाइफाइड रोग होता है, टाइफाइड रोग होता है मतलब आंतों का बुखार। और लीशमैनियासिस होता है एक वेक्टर जनित रोग है, ये फूड बोर्न डिजीज नहीं है। सिंगेलिस ये भी फूड बोर्न डिजीज है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कोक्सिला बर्नेटी द्वारा होती है? क्यू फीवर, येलो फीवर, स्कब टाइपस, म्यूरिन टाइपस। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा। बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा क्यू फीवर। ठीक है, क्यू फीवर किससे होता है? कोलेक्सा बर्नेटी से। ठीक है, ये था कोलेक्सा बर्नेटी। यह एक जूनोटिक बीमारी है, ये एक जूनोटिक बीमारी है, जूनोटिक डिजीज। ठीक है, इसका रिजर्वायर क्या होता है? इसका रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर बता सकता कोई कमेंट बॉक्स में? इसका रिजर्वायर क्या होता है? सीप, भेड़ और बकरियां। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार, तेज बुखार। ठीक है, तेज बुखार, सिर में दर्द और थकान। ठीक है, येलो फीवर किससे होता है बता सकता कोई? येलो फीवर किससे फैलता है? पीला बुखार। बताओ कोई कमेंट बॉक्स में। ये फैलता है एडी मच्छर से। ठीक है, एडी मच्छर से। ठीक है, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण बुखार आना, शरीर पीला पड़ना, मतलब जॉन्डिस होना। ठीक है, लीवर फेलियर, लीवर फेलियर। इसके रोकथाम क्या किससे होता है? इससे रोकथाम सत्रडी वैक्सीन, जो कि लाइव वैक्सीन है। ठीक है, स्कब टाइपस किससे फैलता है? बता सकता कोई स्कब टाइपस किससे फैलता है? बताओ स्कब टाइपस किससे फैलता है? ये फैलता है एवी वेक्टर जनित रोग है, ये फैलता है माइट से। ठीक है, तो इसका कारक जीव का नाम क्या है? इसका कारक जीव है ओरेंटिया सुटकामोसी, ओरेंटिया सुटकामोसी, सुटकामोसी। ठीक है, लक्षण क्या है? तेज बुखार, तेज बुखार, शरीर पे रैशेस होना। ठीक है, लिम्फ नोड में सूजन, लिम्फ नोड में सूजन। ठीक है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है डॉक्सीसाइन ड्रग्स का उपयोग करना, डॉक्सीसाइन ड्रग्स का उपयोग करना। ठीक है, अब बताओ कमेंट बॉक्स में म्यूरिन टाइपस क्या होता है? म्यूरिन टाइपस बताओ। ये होता है चूहे के पिस्सू से, चूहे के पिस्सू से। कोई बता सकता है इसका कारक जीव क्या है? इसका है रिकेटिसिया टाइपिस, रिकेटिसिया टाइपिस। ठीक है, उससे फैलता है। इसका लक्षण क्या है? वही तेज बुखार होना, सिर दर्द करना, हल्का रैश होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का एसिटोसाइनाइड माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर लाइवसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है? एबेट, क्वेरिस ग्रीन, फारिफॉस, फेटियन। बताओ आपको राइट आंसर क्या होगा? जो कि एसिटोसाइनाइड और माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर का लाइवसाइड होता है। बताओ, बताओ राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस ग्रीन। ठीक है, पेरिस ग्रीन क्या होता है? कोई बता सकता है पेरिस ग्रीन क्या होता है? और क्या काम आता है? पेरिस ग्रीन को अपन स्टोमस पॉइजन बोलते हैं, स्टोमस पॉइजन मतलब अमाशया का जहर, अमाशया का जहर। ठीक है, और कौन कौन से मच्छर पे प्रभावी होता है? एडीज, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, सभी मच्छरों पर। ठीक है, और
ये क्या काम आता है? मच्छरों का लार्वा नियंत्रण करने में। मच्छरों का लार्वा नियंत्रण करने में, नियंत्रण करने में काम आता है। ठीक है। तो ये सबसे पुराना लार्विसाइड है, लार्विसाइड। ठीक है। और एक खासकर उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रयोग होता है जहाँ जल संग्रहण अधिक होता है, जल संग्रहण अधिक होता है। ठीक है। अब इसे जो टेमेफोस है ना, टेमेफोस से काफ़ी हद तक रिप्लेसमेंट कर दिया, लेकिन ज़्यादातर इसको यही यूज में लेते हैं आजकल। पेज इसको बोलते हैं अमावस्या का जहर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपोर्ट हुआ है कि अमावस्या का जहर किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेज को। ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा चूहा मार दवा WHO विशेषज्ञ द्वारा उपयोग में बहुत खतरनाक माना जाता है? नोरबोरमाइड, रेड स्क्विल, आर्सेनिक डाइऑक्साइड, जिंक फास्फेट। बताओ आपको राइट आंसर क्या होगा? आपको राइट आंसर होगा आर्सेनिक डाइऑक्साइड। आर्सेनिक डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। जो आर्सेनिक डाइऑक्साइड होता है, जो हाईली वो होता है, हाईली रोडेंट होता है, जो मानव को खतरा फैलाता है, मानव को खतरा फैलाता है। ठीक है। जिंक फॉस्फाइड कम विषैला होता है, कम विषैला होता है, जिसके कारण आमतौर पर सभी घरों में उपयोग किया जाता है, सभी घरों में उपयोग किया जाता है। ठीक है। जो नारबोरमाइड होता है स्पेकिक चूहों के लिए काम होता है, स्पेकिक चूहों के लिए। छठा क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा एग्जामिनर ने। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार एक फैक्ट्री कक्ष में कार्यरत न्यूनतम आवश्यक वायु स्थान कितना होना चाहिए? 500 घन फुट, 300 घन फुट, 1000 घन फुट, 200 घन फुट। बताओ आपका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपका राइट आंसर होगा 500 घन फुट। कोई ये बता सकता है फैक्ट्री एक्ट कब आया था? फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था? यह आया था 1948 में लागू हुआ था। ठीक है। पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था? सबसे पहले यह आया था 1881 में। फिर उसके बाद में संशोधन हुआ उसमें 1891 में। इसमें संशोधन हुआ 1911 में, फिर हुआ 1922 में, फिर हुआ 1934 में, फिर जाके फाइनल एक्ट बना था 1948 में, फैक्ट्री एक्ट। सातवां क्वेश्चन आपके सामने NFS 3 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिशु की मृत्यु दर से बढ़े जोखिम से जुड़ा है? खराब जल निकासी, कीट प्रजनन, विशेष स्तनपान, अच्छी वेंटिलेशन और पाइप्ड जल की उपलब्धता। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा खराब जल निकासी एवं कीट प्रजनन। ठीक है। 8 क्वेश्चन आपके सामने। 5 क्वेश्चन इस प्रकार है, पीने के पानी सभी जल में इकोली या थर्मल टॉयलेट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के लिए मार्गदर्शक मान क्या है? नमूने में किसी भी 700 मिलीलीटर में पाया नहीं जाना चाहिए, नमूने में किसी भी 500 लीटर में नहीं पाना चाहिए, नमूने में किसी भी 900 लीटर में नहीं पाना चाहिए, नमूने में 100 मिलीलीटर में पाना नहीं जाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा, बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर? बताओ कमेंट बॉक्स में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नमूने में किसी भी 100 मिलीलीटर में नहीं पाना जाना चाहिए। नौ क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, कौन सा जल परीक्षण उपकरण पानी के कीटाणु नियंत्रण के लिए आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा पता लगाने में डिजाइन किया गया है? एथराइट उपकरण, ओरक्स उपकरण, वेटरगेंस उपकरण, विट्रॉप्स उपकरण। तो बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ओरक्स उपकरण। ओरक्स उपकरण क्लोरीन की मांग को दर्शाता है, क्लोरीन डिमांड को दर्शाता है। ठीक है। क्लोरीन डिमांड को दर्शाता है।
ठीक है, कि कितना अपना ब्लीचिंग पाउडर यूज लेना है, कितना क्या करना है। ठीक है, और रेड्यूसिबल क्लोरीन का क्या होता है, रेड्यूसिबल क्लोरीन कितनी होती है बताओ। ये तो 0.5 mg/लीटर घरेलू स्तर पर। और ये क्वेश्चन अभी DSSP ने पूछा था। ये सही में, तभी बोल रहा हूँ, ये चीज़ जो चल रही है इंपॉर्टेंट है। PYQ जो भी करवा रहे हैं हम सब इंपॉर्टेंट है। हमने पहले 10 से 11 क्लास PYQ करवा दी है, उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखना ना भूले। और जो भी PYQ रहित है ये APHI और आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी बेनिफिशियल होने वाली है। और जो मार्केट में किताब वगैरह चल रही है उनको नेगलेक्ट करके अपनी ILSG की बुक पढ़ो। ILSG की बुक प्लस हमारी थ्योरी क्लासेस प्लस जो टेलीग्राम पे हम MCQ करा रहे हैं फ्री, उनको इतना कर लो, आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। फालतू किताबों में अपने पैसे वेस्ट ना करो। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा रोग गुदाणु के माध्यम से फैलते हैं सिवाय, बताओ। इन्फ्लुएंजा, क्षय रोग, चेचक, लीशमैनियासिस, बताओ। आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लीशमैनियासिस। ये भी ड्रॉपलेट से फैलता है, ये भी ड्रॉपलेट से, ये भी ड्रॉपलेट मतलब ये एयरबोर्न डिजीज है। एयर के माध्यम से, सूक्ष्म बूंद के कण उसके माध्यम से ये फैलता है। लीशमैनियासिस ये वेक्टर जनित रोग है, ये वेक्टर जनित रोग है। ठीक है, 11 क्वेश्चन आपके सामने। ड्रैकुलिसिस के संचार नियंत्रण रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? मच्छर प्रजनन स्थलों का निवारण, श्वसन लगाव और सावधानियां, बूंद और वायुजनित संक्रमण से सावधानियां, या सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा बताओ कमेंट बॉक्स में। आपका राइट आंसर होगा सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था। इसे क्या बोलते हैं? इसे गिनी वर्म बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? गिनी वर्म रोग, गिनी वर्म रोग, गिनी वर्म रोग। और ये इंडिया से कब एलिमिनेट हो गई थी ये डिजीज? 1999 में एलिमिनेट हो गई थी। ठीक है, और ये वाटरबोर्न डिजीज है, ये वाटरबोर्न डिजीज है, वाटरबोर्न डिजीज है। इसकी कोई वैक्सीन और ड्रग्स उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। याज और फाइलेरिस जैसी रोगों के नियंत्रण में सामूहिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, रोग फैलाने वाले जानवरों का इलाज करना, रोग प्रसार को रोकने के लिए पूरे समुदाय का इलाज करना, केवल बच्चों को टीकाकरण करना, केवल दिख रहे योगी का इलाज करना। बताओ, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोगों के प्रसार रोकने के लिए पूरे समुदाय का इलाज करना। 13 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ग्रीनहाउस गैस नहीं माना जाता है जो वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? ऑक्सीजन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? CO2 गैस का, मतलब योगदान। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव को किसका होता है? होता है जलवाष्प का। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? वैश्विक तापमान जैसे वृद्धि होता है तो अपने ग्लेशियर वगैरह बढ़ता है, पिघलता है। ग्लेशियर पिघलने से वहां से पानी समुद्र में, महासागरों में आके गिरता है। ठीक है, समुद्र में, महासागरों में गिरा तो जल का स्तर बढ़ जाता है। तो 2% तक जल का स्तर बढ़ चुका है अब तक। चलो क्वेश्चन आपके सामने। हर घर में आधुनिक सुविधा होने को महत्व निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम रूप समझता है? समुदाय शौचालयों में शौचालय की आवश्यकता कम करना, ये सफाई के दौरान साबुन की आवश्यकता को कम करता है, ये रोग प्रसार को रोकता है और मानसिक धर्म स्वच्छता को समर्थन करता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जल की खपत को बढ़ाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ये रोग के प्रसार को रोकता है और मासिक धर्म स्वच्छता में समर्थन करता है। 15 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। 15 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। WHO स्टेप दृष्टिकोण के अनुसार गैस संचारी रोग में जोखिम कारक निगरानी के घटकों को सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्नावली, जैव रासायनिक मापन, शारीरिक मापन।
सारिगमापन प्रश्नावली जैव रासायनिक प्रश्नावली सारिगमापन रासायनिक मापन जैव रासायनिक मापन प्रश्नावली सारिगमापन। बताओ आपको राइट आंसर क्या होगा, बताओ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली सारिक मापन जैव रासायनिक मापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16। बर्फ के हिमखंड मतलब एस्टर फिमोना निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुदाय में छिपे रोग जैसे गुप्त अपशिष्ट पूर्व लक्षणीय अप्रतिष्ठ मामलों और भावों को प्रतिनिधित्व करता है। बर्फखंड का हिमखंड का विशाल डूबा हिस्सा, पूरा हिमखंड, हिमखंड तैरता और सिरा, हिमखंड की जल रेखा। यह आएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बर्फ के खंड में विशाल रूप में डूबा हुआ हिस्सा। मतलब छिपे हुए मामले रहते हैं। 90% बीमारी इसमें पता नहीं चलती कि क्या बीमारी है एस्पर फिमोना के अनुसार। 10% नैदानिक मामले दिखाई देते हैं इसके अंदर। ठीक है, 17 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी हेपेटाइटिस मुख्य रूप से दूषित जल के माध्यम से मल बकवांग द्वारा संचित होती है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी। बताओ आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए प्लस ई दोनों मल मुक्त मार्ग से फैलती है, जल दूषित मध्य मार्ग से। ठीक है, और हेपेटाइटिस सी किससे फैलता है? ये दूषित जल से। हेपेटाइटिस बी और सी किससे फैलता है? बी प्लस सी, ये दूषित रक्त से, दूषित रक्त से। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा था अभी आरआरबी ने, रेलवे ने, कि दूषित रक्त माध्यम से कौन सा रोग, दूषित रक्त से कौन सा हेपेटाइटिस रोग होता है? तो उसमें आंसर था हेपेटाइटिस बी। दोनों ऑप्शन दिया था, हेपेटाइटिस बी भी दिया था और सी भी दिया था, तो वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। ठीक है, 18 क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा सभी निम्नलिखित विघटकों में हानिकारक एजेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं सिवाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरिटेसिक एसिड, हेक्सासाइक्लोफेरेन, पोटेशियम परमैंगनेट। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा, बताओ आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्साक्लोरोफेन। 19 क्वेश्चन आपके सामने। साबिन वैक्सीन के बारे में निम्नलिखित में सभी सत्य हैं सिवाय ये जीवित कमजोर टीका है, ये हुमरल व आंतरिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये आईएम स्किन के नीचे दी जाता है, इससे प्रभावी ढंग से महामारी नियंत्रण का उपयोग किया जा सकता है। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इंटरडर्मल व स्किन द्वारा नहीं दिया जाता है, ये ओरल द्वारा ओपी भी दिया जाता है, ओरल रूट से दिया जाता है। ये जो वो होता है ना अपने आईपीवी, वो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, लेकिन सबक्यूटेनियस नहीं दिया जाता, तो इसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। आवास मानकों के अनुसार 8-10 दिन का प्रकाश कारक क्या होना चाहिए? 1 से अधिक, 0.1 से अधिक, 0.2 से अधिक, 0.4 से अधिक। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा 0.1 से अधिक, मतलब 1% होने ही चाहिए इसमें। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउसिंग स्टैंडर्ड वगैरह हो गया ना, ये अपन ये टॉपिक है ना पढ़ते नहीं है अपन, जैसे हाउसिंग स्टैंडर्ड हो गया, वेंटिलेशन हो गया, हाइजीन हो गया, अपन ये टॉपिक पढ़ते नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ी गलती करते हैं अपन। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है वो 2 से 3, 2 से 3 एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है, 2 से 3 नंबर। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट पार्ट हम आज या कल के अंदर में ला देंगे, डिसिप्लिन थर्ड। जब तक चैनल, तो ये थी आज की आपकी क्लास। आशा करता हूँ कि आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पुट अप किए उनका आंसर जरूर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक प्रैक्टिस करते रहिए और रिविजन करते रहिए एक हेल्थ वर्ड की तरह। धन्यवाद, राम राम, जय श्री राम।